कंपनी की पार्टी में हर किसी को खाना ऑर्डर करने का हक था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, नई इंटर्न वांग लिन ने झट से मेनू छीन लिया। खाना काफी है, अब कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात इग्नोर की और वेटर की तरफ देखकर कहा, एक स्नो कॉटन टोफू भी ले आइए। लेकिन तभी वांग लिन ने मेन्यू उठाकर सीधे मेरे चेहरे पर दे मारा। वो गुस्से में मुझे घूरते हुए बोली, कहा ना ऑर्डर नहीं करना, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रखा है क्या? मेन्यू के कोने से मेरे चेहरे पर लाल निशान पड़ गया। जलन इतनी तेज थी कि मेरा गुस्सा भी तुरंत भड़क उठा। मैंने बिना सोचे वही मेन्यू उठाया और उसके चेहरे पर वापस दे मारा। वो तुरंत चीख पड़ी, तुझे पता भी है मेरी माँ कौन है? वो वांग नान है, इस कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट। कंपनी का बॉस भी उनसे सीधा बात करने से पहले सोचता है, और तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैं चाहूँ तो तेरा सेल्स टाइटल छिनवा दूंगी और पूरे इंडस्ट्री में तुझे ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। मैं एक पल के लिए सच में शॉक हो गया। मेरी खुद की बुआ वांग नान, जो 40 साल से सिंगल हैं, उनका इतना बड़ा बेटा कब से हो गया? लेकिन मुझे चुप देखकर वांग लिन और ज्यादा अकड़ में आ गई। क्या हुआ? डर गया? तू जैसे लोग बस चेहरा दिखाकर सेल्स निकालते हैं, तुझे पार्टी में बुलाना भी इंसल्ट है और तू यहाँ खाना ऑर्डर करेगा? उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं सुबह से रात तक प्रोजेक्ट्स के लिए भागता हूँ। दिन में 8-8 घंटे कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल खाता हूँ। इतनी धूप में काम किया है कि कई बार मेरी माँ तक मुझे पहचान नहीं पाती, और ये लड़की मुझे बोल रही थी कि मैं चेहरे के दम पर काम करता हूँ। मैंने कुर्सी पीछे खिसकाई, खड़ा हुआ और उसकी तरफ उंगली दिखाकर बोला, वांग लिन, जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपनी मेहनत और टैलेंट से सेल्स लाता हूँ, ये पूरी कंपनी जानती है। तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं है, और ये कंपनी डिनर तुम्हारे पैसों से नहीं हो रहा। इसलिए अगर मुझे खाना ऑर्डर करने का हक नहीं है तो तुम्हें भी नहीं है। इतना कहकर मैं वापस बैठने ही वाला था कि अचानक मुझे बदबू महसूस हुई। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अब समझ आया बदबू कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मुंह से। ये सुनते ही आसपास बैठे कई कोलीग्स हंसी दबाने लगे। असल में सब लोग पहले से ही वांग लिन के एटीट्यूड से परेशान थे। सिर्फ 1 महीने की इंटर्नशिप में उसने पूरे ऑफिस को नौकर समझ लिया था। एक बार नई एम्प्लॉई लिंशी ने उसके लिए कॉफी लाने से मना कर दिया था, तो उसने पूरी गर्म कॉफी उसके सिर पर उड़ेल दी। लिंशी की स्कैल्प तक जल गई थी, लेकिन वांग लिन ने माफी मांगने की बजाय उसे धमकाया, अगर मुझसे अपॉलॉजी मांगने की कोशिश की तो कंपनी से निकलवा दूंगी। आखिर में कंपनी ने मेडिकल कंपेंसेशन देकर मामला दबाया था। उस दिन मेरा भी मन था उसके खिलाफ बोलूं, लेकिन बाकी कॉलीग्स ने मुझे रोक लिया। तब मुझे समझ नहीं आया था कि सब लोग उससे डरते क्यों हैं। अब समझ आया, सब लोग उसे वांग नान का बेटा समझकर चुप थे। वांग लिन गुस्से से लाल होकर मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, जियांग चेन, बहुत जुबान चल रही है तेरी। अगर मेरी माँ कंपनी सपोर्ट करना बंद कर देना तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। आज इस डिनर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैंने कहा, तुम खाना ऑर्डर नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। अगर तुमने एक भी डिश ऑर्डर की तो कल से नौकरी से बाहर हो जाओगे। वेटर बेचारा घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। सर, ये डिश ऑर्डर करनी है या नहीं? मैंने बिना 1 सेकंड सोचे कहा, क्यों नहीं, मैं अकेला एक प्रोजेक्ट से कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट देता हूँ। अगर मुझे एक डिश ऑर्डर करने का हक नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं होना चाहिए। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और बॉस झोउ जियानगु अंदर आए। उनका चेहरा काफी खराब लग रहा था। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? कंपनी डिनर लड़ाई करने के लिए नहीं होता। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोले, सिर्फ एक डिश के लिए इतना बवाल, और ऊपर से तुमने हाथ भी उठाया। तुम अभी के अभी वांग लिन से माफी मांगो और उसे 10,000 युएन मेंटल कॉम्पेंसेशन दो, फिर बात खत्म। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, जो सर, आप सच में चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं और पैसे दूं? उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। तभी मेरे कजन 01 ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, भैया जिद मत करो, वांग लिन सच में वांग नान का बेटा है। इस बार तियान्यू प्रोजेक्ट का डील भी उसी की वजह से मिलने वाला है। मैंने हंसते हुए कहा, उसने खुद को वांग नान का बेटा बोल दिया और तुमने मान भी लिया। तभी उसने फोन निकालकर वांग लिन का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाया। उस दिन की फोटो में मेरी बुआ वांग नान खुद उसे कंपनी छोड़ने आई थी। मेरी खूबसूरत बुआ लग्जरी कार के सामने खड़ी थी और उनके बगल में सच में वांग लिन था। कैप्शन में लिखा था, थैंक्स मॉम, इतना बिजी होने के बाद भी मुझे इंटर्नशिप के लिए छोड़ने आई। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये देखकर मैं सच में हिल गया। मैंने तुरंत बुआ को कॉल लगाया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। उधर वांग लिन मुझे घूरते हुए बोली, जियांग चेन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और सच में 4 दिन बाद उसका बदला शुरू हो गया। कंपनी के अवार्ड सेरेमोनी में जो सेल्स चैंपियन टाइटल और 50 लाख युएन बोनस मेरा होना चाहिए था, वो सीधे वांग लिन को दे दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीपीटी में उसके अवार्ड स्पीच पर मेरा नाम तक रिप्लेस नहीं किया गया था। ये सीधा सीधा रॉबरी थी। मेरे सीने में गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। मैं तुरंत खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में पूछा, सेल्स चैंपियन डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? इस महीने मैंने 10 अरब यूएन से ज्यादा सेल्स जनरेट की है। मैं दूसरे नंबर वाले से 500 मिलियन प्रॉफिट ज्यादा लेकर आगे हूँ और वांग लिन ने एक भी ऑर्डर क्लोज नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा टाइटल उसे किस हक से दिया गया? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फाइनेंस हेड और सेल्स डायरेक्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी वांग लिन कुर्सी पर पीछे टिकर घमंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी, क्योंकि तुम्हारे ये
प्रोजेक्ट्स साफ तरीके से नहीं आए, कंपनी तुम्हारे जैसे घटिया तरीकों को सपोर्ट नहीं कर सकती। अभी तो सिर्फ तुम्हारा सेल्स चैंपियन टाइटल कैंसिल किया गया है, लेकिन अगर आगे भी तुमने ऐसे गंदे तरीके इस्तेमाल किए और कंपनी की रेप्यूटेशन खराब की तो सीधा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। मैंने स्टेज पर बैठे सभी लीडर्स की तरफ देखा, जो लोग पहले मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, जो कहते थे कि मैं कंपनी का सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉई हूँ। वही लोग अब मेरी नजरों से बच रहे थे। कोई सिर झुकाकर बैठा था तो कोई दूसरी तरफ देखने लगा। आखिर में मैंने कंपनी के सबसे बड़े बॉस बाई जिवेई की तरफ देखा। भाई सर, क्या ये भी आपकी ही सोच है? सबके सामने नाम लेकर पूछे जाने पर उनका चेहरा तुरंत खराब हो गया। उन्होंने भौहें चढ़ाई और चिढ़कर बोले, जियांग चेन, कंपनी के अपने डिसीजंस होते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए अवार्ड सेरेमोनी का माहौल खराब मत करो। तुम्हें थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव? मेरी आंखें लाल हो गईं। आपके हिसाब से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि मैं पूरे साल बिना छुट्टी के काम करूं, हर रात 12 बजे तक ओवर टाइम लगाऊं, जान लगाकर प्रोजेक्ट्स जीतूं, और फिर कोई इंसान सिर्फ एक झूठी अफवाह फैलाकर मेरा सारा क्रेडिट छीन ले और आप सब चुपचाप देखते रहे। मैंने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, मैं पूछता हूँ, फेयरनेस कहाँ है? जस्टिस कहाँ है? मैंने कंपनी के लिए इतना सब किया और बदले में यही मिलेगा? आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर बाई सर कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन वांग लिन के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। वो ठुड्डी ऊपर उठाकर मुझे घूरते हुए बोला, फेयरनेस? जियांग चैन, मैं टियान्युए ग्रुप की प्रेसिडेंट वांग नान का बेटा हूँ। सिर्फ यही पहचान काफी है तुम्हें जिंदगी भर दबा कर रखने के लिए। मैं उसे घूरता रह गया। उसका कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे खुद शक होने लगा कि कहीं मेरी बुआ ने सच में फैमिली से छुपाकर कोई इलिजिमिटेड सन तो नहीं पैदा कर लिया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने कैजुअली पूछा, सुना है वांग सर का एक नेफ्यू भी है जिसे वो अपने बेटे जैसा मानती हैं। उसका नाम वांग शियाओ गुआन है। कभी मिले हो उससे? मेरी बात सुनते ही वांग लिन का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए जम गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर हंस पड़ा। वो मेरा कजन है। बिल्कुल मिला हूँ, लेकिन वो ज्यादातर विदेश में रहता है। मैं खुद भी उससे कम मिलता हूँ। तुम जैसे लो क्लास आदमी तो उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं हो। मैं हल्का सा हंसा। अच्छा, अगर वांग शियाओ गुआन इतना महान है तो फिर उसका सेल्स टाइटल और बोनस छीनने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली यंग मास्टर कोई और है? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। जियांग चेन, ज्यादा उड़ मत। तुम्हारा टाइटल इसीलिए छीना गया क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे और मैंने वो अपनी एबिलिटी से जीता है। एबिलिटी? मैं एक कदम आगे बढ़ा। कौन सी एबिलिटी? ऑफिस में बैठकर हर वक्त गेम्स खेलने वाली, दोपहर में 2 घंटे सोने वाली, या शाम के 5 बजते ही घर भाग जाने वाली, या फिर वो टैलेंट जिसमें पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर सिर्फ पीपीटी पर प्रपोजल लिख पाते हो? मैं धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन हर शब्द उसके चेहरे पर तमाचे जैसा पड़ रहा था। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन जवाब नहीं निकल पाया। आखिर में उसने हेल्पलेस होकर बाई जिवेई की तरफ देखा। बाई सर के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, जियांग चेन, जुबान संभाल कर बात करो। ये कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। यहाँ तुम्हारा ये बदतमीज बिहेवियर नहीं चलेगा। सिर्फ इसलिए कि तुमने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स जीत लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून से ऊपर हो। हर जगह कंपटीशन होता है। अगर कोई तुमसे ज्यादा कैपेबल है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ड्रामा मत करो। अब पूरे हॉल की नजरें मुझ पर थीं। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं 50 लाख बोनस के लिए कंपनी से लड़ाई करूंगा और तमाशा बनाऊंगा। लेकिन सच कहूं, 50 लाख तो छोड़ो, 5 करोड़ भी मेरे लिए इश्यू नहीं थे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। मैंने कोई बहस नहीं की, बस हल्की सी हंसी के साथ कहा, ठीक है, अगर यही कंपनी का फैसला है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सेल्स चैंपियन सच में उसी को मिलना चाहिए जो ज्यादा कैपेबल हो। ये बोलकर मैं वापस अपनी डेस्क पर आ गया, लेकिन वहाँ बैठते ही HR डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ऑफिशियल नोटिस आ गए। पहले नोटिस में लिखा था, एम्प्लॉई जियांग चेन ने कंपनी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है और कंपनी रूल्स का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्हें सेल्स मैनेजर की पोजीशन से तुरंत हटाया जाता है और सस्पेंशन पर भेजा जाता है। दूसरे नोटिस में लिखा था, इंटर्न वांग लिन ने कंपनी के इंटरेस्ट्स की रक्षा की है और इंटर्नशिप के दौरान शानदार परफॉर्मेंस दी है। उन्हें तुरंत परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाता है और सेल्स मैनेजर की पोजीशन सौंपी जाती है। साथ ही जियांग चेन के बाकी प्रोजेक्ट्स भी अब वही संभालेंगे। इसके तुरंत बाद बाई सर ने कंपनी ग्रुप में मुझे टैग करते हुए मैसेज भेजा, जियांग चेन ने कंपनी रूल्स इग्नोर किए और फिजूल खर्ची की। इस महीने का बोनस कैंसिल किया जाता है। साथ ही इन्हें 10,000 शब्दों की अपॉलॉजी रिपोर्ट लिखकर ग्रुप में भेजनी होगी ताकि बाकी एम्प्लॉइज इससे सबक लें। ये लोग हद पार कर चुके थे। पहले मेरा टाइटल छीना, फिर बोनस, और अब मुझे पूरे ऑफिस के सामने एग्जाम्पल बनाकर मेरी इंसल्ट की जा रही थी। पूरे ग्रुप में अचानक सन्नाटा छा गया। ऑफिस का माहौल भी भारी हो गया। हर कोई मुझे देख रहा था। किसी की नजरों में सिंपैथी थी, किसी में गुस्सा, तो कुछ लोग मजे भी ले रहे थे। लेकिन ग्रुप चैट में सब चुप थे। सबको इंतजार था कि मैं ह्यूमिलिएशन सहकर अपॉलॉजी मांगूंगा। बाई सर बार बार मुझे टैग कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो लगातार मैसेजेस भेजते जा रहे थे। मैंने फोन की तरफ देखा और हंस पड़ा। इतना हंसा कि आंखों में आंसू आ गए। फिर कांपते हाथों से मैंने सिर्फ एक लाइन रिप्लाई की। ऊपर से वो मैसेज अपॉलॉजी जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वो कंपनी के लिए मेरी आखिरी डिसअपॉइंटमेंट थी। मैसेज भेजते ही मैंने
कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर अकाउंट्स लॉग आउट कर दिए और एक्सेस बंद कर दिया। उसके बाद मुझे ऑफिस के सबसे खराब कॉर्नर में वॉशरूम के पास वाली छोटी डेस्क पर बैठा दिया गया। हर दिन लोग वहाँ से गुजरते हुए मुझे देखते, कोई तरस खाता, कोई मजाक उड़ाता। उधर वांग लिन मेरी पुरानी कैबिन में बैठकर बॉस बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरी जगह संभालना इतना आसान नहीं था। कंपनी का हर बड़ा प्रोजेक्ट मैंने खुद हैंडल किया था। डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर डिटेल मुझे याद थी और वांग लिन को कुछ नहीं आता था। कुछ ही दिनों में दर्जनों क्लाइंट्स ने कंप्लेंट कर दी। सबका एक ही कहना था, अगर प्रोजेक्ट जियांग चेन हैंडल नहीं करेगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। कंपनी पर करोड़ों का पेनल्टी रिस्क आ गया। आखिरकार बाइसर खुद मजबूर होकर मेरे पास आए। वो मेरी छोटी डेस्क के सामने खड़े हुए और दबे स्वर में बोले, जियांग चेन, इन प्रोजेक्ट्स में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। तुम जाकर क्लाइंट से बात करके मामला हैंडल कर लो और ध्यान रहे क्लाइंट्स पूरी तरह सेटिस्फाइड होने चाहिए। मैंने धीरे से सिर उठाया और जानबूझकर कंफ्यूज्ड बनते हुए कहा, भाई सर, शायद आप गलत इंसान के पास आ गए हैं। मैं तो अभी सस्पेंशन पर हूँ। भाई जिवे का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, सस्पेंशन पर हो तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा। कंपनी का रूल है, जिसका प्रोजेक्ट उसी की जिम्मेदारी। ये प्रोजेक्ट्स तुमने लिए थे तो आखिर तक तुम्हें ही संभालना होगा। मैंने दोनों हाथ फैलाए और आराम से कहा, लेकिन मैंने तो सारे सिस्टम अकाउंट्स और एक्सेस पहले ही बंद कर दिए हैं। उनका चेहरा एकदम जम गया। आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। सस्पेंशन हुआ है, निकाला नहीं गया। फिर अकाउंट्स डिलीट क्यों किए? अभी के अभी दोबारा अप्लाई करो। मैंने शांत नजरों से उनकी तरफ देखा। लेकिन भाई सर, आपने ही तो कहा था जिस पोजीशन पर नहीं हो उसके काम में दखल मत दो। मैं तो बस लीडरशिप की बात मान रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा और खराब हो गया, लेकिन क्लाइंट्स के प्रेशर की वजह से वो गुस्सा पी गए। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बोले, ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम्हारी जॉब वापस रिस्टोर कर देते हैं। बस अभी क्लाइंट से बात करो और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल मत होने दो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। भाई सर, ऐसे काम के लिए आपको उस ज्यादा कैपेबल सेल्स चैंपियन के पास जाना चाहिए ना। मैं तो बस एक हैंडसम आदमी हूँ जो चेहरे के दम पर सेल्स करता है। मुझ में ये टैलेंट कहाँ? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल पड़ गया। वो दांत भींचकर बोले, अरे वो सब कॉलीग्स के बीच मजाक था, तुमने दिल पर क्यों ले लिया? मैं अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में ठंडापन साफ था। अच्छा, तो फिर मेरा सेल्स टाइटल छीनना, 50 लाख बोनस रोकना और सिर्फ 40 यूएन की डिश को फिजूल खर्ची बताकर मुझे पनिश करना, ये सब भी मजाक था? मेरे हर शब्द उनके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ रहे थे। उनका चेहरा लाल से सफेद पड़ने लगा। मैं समझ गया था कि वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े बॉस के लिए नीचे झुककर गलती मानना आसान नहीं होता। तभी अचानक वांग लिन भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। बाई सर, तियान्युए ग्रुप ने फाइनली इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ कर दी। ये सुनते ही बाई जिवेई का चेहरा खिल उठा। बहुत बढ़िया वांग लिन, तुम सच में कंपनी के लकी स्टार हो। अब तियान्युए हमारे पीछे खड़ी है तो क्लाइंट्स खुद हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने की भीख मांगेंगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर ठंडी नजरों से कहा, जियांग चेन, तुम्हें ऑफिशियली टर्मिनेट किया जाता है। अभी जाकर रेजिग्नेशन प्रोसेस पूरा करो। मैंने बिना बहस किए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कंपनी रूल्स के हिसाब से मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। ये सुनते ही वो फट पड़े। तुम्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए? तुमने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उल्टा कंपनी तुम पर केस करेगी। उधर वांग लिन भी जहरीली मुस्कान के साथ बोला, जियांग चेन, मैं पूरे इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद मैं चुपचाप अपनी चीजें समेटने लगा। 1 साल तक मैंने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की थी, बिना किसी कनेक्शन या बैकिंग के। सिर्फ अपनी मेहनत से कंपनी को ऊपर पहुंचाया और बदले में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दिल को किसी बर्फीली तलवार से काट दिया गया हो, ठंडा और बेहद दर्दनाक। जब मैं बाहर निकल रहा था तो कई कोलीग्स मुझे छोड़ने आए। सब मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। ल्यू टिंगटिंग की आंखों में आंसू थे। वो बोली, लिन भाई, आप इतने टैलेंटेड हो, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। वांग लिन की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बस मुस्कुरा दिया। वांग लिन, उसमें अभी मुझे खत्म करने की औकात नहीं थी। कंपनी से बाहर निकलते ही अचानक मेरी बुआ का फोन आया। पिछले आधे महीने से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। फोन उठाते ही उनकी आवाज आई, लिन, अगले हफ्ते तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, लेकिन मुझे अफ्रीका जाना पड़ रहा है। मैं पर्सनली नहीं आ पाऊंगी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में कहा, बुआ, मैंने कंपनी छोड़ दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, क्या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है? जरूरत हो तो मैं खुद आ जाऊं? मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, बस इस बार मैं खुद वापस जाऊंगा और पर्सनली ये प्रोजेक्ट हैंडल करूंगा। कॉल कटने के बाद मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जल्दी क्या है, असल खेल तो अब शुरू होगा। कुछ दिनों बाद मैं सीधे साइनिंग सेरेमोनी में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर मेरी पुरानी कंपनी के लोग शॉक रह गए, खासकर बाई जिवेई और वांग लिन। दोनों की नजरें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे आंखों से काट डालेंगे। वांग लिन तिरस्कार से हंसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कंपनी से निकाला जा चुका है, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मैंने उसे हल्की नजर से देखा। कंपनी एम्प्लॉई नहीं हूँ तो क्या यहाँ आ नहीं सकता? कभी ये पॉसिबिलिटी सोची कि शायद मैं तियान्युए ग्रुप की तरफ से आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ा। जियांग चेन, मजाक मत करो। तियान्युए ग्रुप की प्रेसिडेंट मेरी माँ है, मैं ही यहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और तुम खुद को क्लाइंट साइड बता रहे हो। तुम जैसे चीप आदमी को तो तियान्युए में बाथरूम साफ करने की भी जॉब नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे। ओह, तो ये वांग सर का बेटा है, तभी इतना एरोगेंट है। वांग सर के बेटे से दुश्मनी? ये
आदमी शायद हाइचेंग में जीना नहीं चाहता, चेहरा देखकर ही लगता है कोई गिगोलो टाइप होगा। वांग लिन सबकी बातें सुनकर और फूल गया। उसने सीधे सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, इस कुत्ते को अभी बाहर फेंको और साइनिंग सेरेमनी शुरू करो। कुछ गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल काल्म खड़ा रहा। धीरे से मैंने अपनी पॉकेट से एक क्रिस्टल सील निकाली और सबके सामने ऊपर उठा दी। वांग लिन, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करोगे? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सभी की नजरें मेरे हाथ में पकड़ी उस सील पर टिक गईं। ये तो वांग सर की पर्सनल क्रिस्टल सील है, किसी ने शॉक्ड होकर कहा। कहा जाता था कि वो सील ब्राजील के रेयर पिंक क्रिस्टल से बनी थी। उस पर टीएनयूए ग्रुप का एक्सक्लूसिव पैटर्न खुदा हुआ था। उसे बनाने में फेमस जेड मास्टर को 6 महीने लगे थे और उसकी कीमत करोड़ों में थी। वो सील सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल होती थी। नॉर्मली वो हमेशा टीएनयूए ग्रुप के वॉल्ट में लॉक्ड रहती थी। यहाँ तक कि वांग नान की पर्सनल असिस्टेंट भी उसे छू नहीं सकती थी। लेकिन अब वही सील सीधे मेरे हाथ में थी। मेरे जैसे निकाले गए एम्प्लॉय के हाथ में वांग नान की पर्सनल क्रिस्टल सील देखकर पूरा हॉल हिल गया। जो मेहमान अभी तक वांग लिन के आसपास खड़े होकर उसकी खुशामद कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। चारों तरफ धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। यहाँ तक कि वांग लिन के बगल में खड़े बाई जिवे भी भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार हल्का सा शक दिखाई दिया, लेकिन इस वक्त उनका पूरा ध्यान टीएनयूए ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पर था। इसलिए वो खुद को अभी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सामने खड़ा वांग लिन सच में वांग नान का बेटा है। उधर वांग लिन के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह जम चुकी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं और वो लगातार मेरे हाथ में पकड़ी सील को घूर रहा था। उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल गईं। उसने 2 बार गला सूखा निगला, फिर जबरदस्ती खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, ये नकली है जियांग चेन, तुम्हें कंपनी से निकाला गया है, इसीलिए बदला लेने के लिए तुमने मेरी माँ की सील की कॉपी बनवाई है। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा क्राइम है। कॉर्पोरेट सील फेक करना सीधा जेल पहुंचा सकता है, कई साल अंदर सड़ोगे। वो जानबूझकर बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था ताकि लोगों के डाउट्स दब जाएं, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज साफ बता रही थी कि अंदर से वो बुरी तरह घबरा चुका है। मैंने उंगलियों से उस ठंडी क्रिस्टल सील को हल्के से घुमाया और होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। फिर मैं धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा। हॉल की रोशनी में वो सील चमक रही थी। उसकी कार्विंग इतनी बारीक और साफ थी कि कोई भी देखकर समझ सकता था कि वो सस्ती नकली चीज नहीं थी। मैंने सीधा वांग लिन की आंखों में देखते हुए कहा, नकली? वांग लिन, तुम खुद को वांग नान का बेटा बताते नहीं थकते और अपनी ही माँ की पर्सनल सील तक नहीं पहचान पा रहे? इतना कहकर मैंने सील पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी को थमा दी। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे। वो हाइचेंग बिजनेस सर्कल के पुराने और सम्मानित लोगों में से एक थे। सालों से वांग नान के साथ काम कर चुके थे, इसलिए टीएनयूए ग्रुप की हर खास चीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैंने सम्मान से कहा, झांग सर, जरा आप देखिए ये सील असली है या नकली? उन्होंने सील हाथ में ली और काफी देर ध्यान से देखते रहे। फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये असली है। इसकी कार्विंग टेक्निक बहुत खास है। ऐसी नक्काशी आम लोग कॉपी ही नहीं कर सकते। ये सच में वांग सर की ओरिजिनल क्रिस्टल सील है। उनकी बात सुनते ही हॉल में फिर से शोर मच गया। अब लोगों की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। कुछ देर पहले तक जो लोग वांग लिन की खुशामद कर रहे थे, अब वही लोग उसे शक और डर की नजर से देखने लगे। कई लोग तो धीरे धीरे पीछे हटने लगे, मानो कहीं उसके चक्कर में खुद मुसीबत में न फंस जाएं। बाई जिवेई का चेहरा भी अब भारी हो चुका था। उन्होंने तुरंत वांग लिन को एक तरफ खींचा और दबे स्वर में पूछा, ये सब क्या है? उसके पास वांग सर की सील कैसे आई? तुमने तो कहा था कि तुम उनके बेटे हो, फिर तुम खुद ये सील क्यों नहीं पहचान पाए? वांग लिन के माथे पर पसीना आ गया। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। काफी देर बाद वो हकलाते हुए बोला, वो मेरी माँ के पास बहुत सारी सील्स हैं, मैं सबको कैसे पहचानूं? ये जरूर इसने कहीं से चोरी की होगी या नकली बनवाई होगी। झांग सर बूढ़े हो गए हैं, गलती हो गई होगी। ऊपर से वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। असल में उसे खुद नहीं पता था कि वांग नान के पास ऐसी कोई सील भी है। उसने तो बस एक बार ऑर्फनेज की पुरानी ग्रुप फोटो में वांग नान को देखा था। फिर जब उसे पता चला कि वो टीएनयूए ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, तो उसके दिमाग में लालच आ गया। एक दिन वांग नान रास्ते में उसे इंटर्नशिप के लिए कंपनी छोड़ने आई थी। तब उसने मौका देकर फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर डालकर खुद को उनका बेटा बताना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत इतनी साथ देगी ये उसने भी नहीं सोचा था। कंपनी के लोग सच मान बैठे और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सीधे वांग नान की पर्सनल सील निकाल दूंगा और ऊपर से बिजनेस सर्कल के सीनियर लोगों से उसकी पहचान भी करवा दूंगा। अब उसके झूठ में साफ दरार पड़ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे स्टेज पर चढ़ गया। फिर मैंने माइक उठाया। मेरी शांत लेकिन ठंडी आवाज स्पीकर से गूंजती हुई पूरे हॉल में फैल गई और सारी फुसफुसाहट एक पल में रुक गई। अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, टीएनयूए ग्रुप आज से हुइक्सियांग कंपनी के साथ होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है और इसी वक्त से टीएनयूए ग्रुप हुइक्सियांग कंपनी के साथ अपने सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करता है। मेरी बात खत्म होते ही पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। इतनी शांति थी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। अचानक बाई जिवेई होश में आए और गुस्से में स्टेज पर चढ़ गए। उन्होंने मेरे हाथ से
से माइक छीन लिया और लाल चेहरे के साथ चिल्लाए, जियांग चेन, तुम होते कौन हो? वांग सर की तरफ से पार्टनरशिप कैंसिल करने वाले? तुम तो हुईशियांग कंपनी से निकाले गए एम्प्लॉय हो, कहीं से एक सील उठा लाए और यहाँ सबको बेवकूफ बनाने चले आए। मैं बता रहा हूँ, आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर रहेगा। इस वक्त उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, क्योंकि टियान्युए ग्रुप के साथ पार्टनरशिप हुईशियांग कंपनी का इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये डील हो जाती तो कंपनी की वैल्यू सीधे दोगुनी हो सकती थी। ऐसे में वो कैसे देखते कि मैं अकेला उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दूं? उनकी नजर में मैं बस आखिरी कोशिश कर रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि चाहे सील असली ही क्यों ना हो, मैंने उसे जरूर किसी गलत तरीके से हासिल किया होगा। उनके हिसाब से मुझे टियान्युए ग्रुप की तरफ से बोलने का कोई हक नहीं था। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अभी तो बताया था मैं क्लाइंट साइड से हूँ। इतना सुनते ही वांग लिन भी स्टेज पर चढ़ आया। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई और लगभग चीखते हुए बोला, जियांग चेन, तुम्हारे पास मेरी माँ की सील कैसे आई? तुम आखिर हो कौन? तुम्हें किसने हक दिया मेरी माँ की तरफ से फैसला लेने का? वो सील अभी मुझे वापस दो। उसकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा डर था। उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ चुका था कि उस सील के सामने आते ही उसका पूरा झूठ टूटने लगा है। अगर मैंने थोड़ा और सच बोल दिया तो उसने जो फेक आइडेंटिटी बनाकर रखी थी वो पल भर में खत्म हो जाएगी। मैंने कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखा, फिर एक एक शब्द साफ आवाज में कहा। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन स्पीकर से गूंजती हुई पूरे हॉल में फैल गई, क्योंकि वांग नान मेरी सगी बुआ हैं। मेरी बात सुनते ही पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की सांस जैसे रुक गई हो। सबकी नजरें बार बार मेरे और वांग लिन के बीच घूम रही थीं। हर चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। अगर वांग नान मेरी बुआ हैं, तो फिर लॉजिक के हिसाब से मैं और वांग लिन कजन हुए। लेकिन हम दोनों जिस तरह एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रहे थे, उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमारा कोई रिश्ता है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी दुश्मनी हो। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, झूठ कौन बोल रहा है? या तो मैं फेक नेफ्यू था या फिर वांग लिन फेक सन। लोगों ने शायद बिजनेस वर्ल्ड में बहुत फ्रॉड देखे होंगे, लेकिन इतने बड़े साइनिंग सेरेमोनी में असली नकली यंग मास्टर वाला ड्रामा देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग तो एक्साइटमेंट में धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगे। उनके लिए ये सीन किसी बिजनेस मीटिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका था। उधर वांग लिन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे से खून जैसे गायब हो गया था। उसका शरीर हल्का सा डगमगाया और वो ऑलमोस्ट स्टेज से गिर ही गया था। उसने जल्दी से माइक स्टैंड पकड़कर खुद को संभाला, लेकिन अब उसकी आंखों का डर छुप नहीं रहा था। फिर भी वो खुद को संभालते हुए चीखा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा कजन जियांग लिंग तो सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा है। वो कभी चाइना वापस आया ही नहीं। अगर वो वापस आता तो मेरी माँ मुझे जरूर बताती। तुम बस एक फ्रॉड हो। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि जियांग लिंग असल में मैं ही हूँ। बस बचपन में फैमिली मुझे प्यार से उस नाम से बुलाती थी। बाहर की दुनिया हमेशा मुझे जियांग चेन के नाम से जानती थी। उसे तो बस ऑनरफनेज के कुछ पुराने लोगों से इतना पता चला था कि वांग नान का एक न्यूप है जिसका नाम जियांग लिंग है, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो न्यूप उसी इंसान के सामने खड़ा है जिसे वो इतने दिनों से नीचा दिखाता आ रहा था। मैं ही हूँ, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। वांग लिन अचानक मेरी तरफ उंगली दिखाकर चीखा। उसकी आवाज अब और तेज और बेचैन हो चुकी थी। इसे हमारी कंपनी से इसलिए निकाला गया क्योंकि ये काम चोर था, काम नहीं करता था। अब बदला लेने के लिए यहाँ ड्रामा कर रहा है। ये सील भी नकली है, इसने किसी से कॉपी बनवाई होगी। सिक्योरिटी, इसे तुरंत बाहर निकालो, इसे यहाँ झूठ फैलाने मत दो। वो गार्ड्स पर चिल्लाने लगा, लेकिन इस बार कोई भी गार्ड आगे नहीं बढ़ा। सब वहीं खड़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही झांग सर साफ कह चुके थे कि सील असली है। और अगर सच में मैं वांग नान का न्यूफ्यू निकला तो मुझे हाथ लगाना मतलब सीधे टियान्युए ग्रुप को नाराज करना था। ऐसी गलती करके कौन अपनी नौकरी और फ्यूचर खतरे में डालता? आजकल कोई भी बेवजह हीरो नहीं बनना चाहता। बाय जिवेई ने देखा कि गार्ड्स हिल भी नहीं रहे तो वो खुद आगे आए। फिर उन्होंने सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, मानो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हों। सब लोग जियांग चेन की बातों में मत आओ, ये फ्रॉड है। ये पिछले 1 साल से हमारी हुईशियांग कंपनी में काम कर रहा था। एक मामूली सेल्समैन से सेल्स मैनेजर तक पहुंचा। अगर ये सच में वांग सर का नेफ्यू होता तो टियान्युए जैसी बड़ी कंपनी छोड़कर हमारी छोटी कंपनी में नौकरी क्यों करता? वो थोड़ी देर रुके, फिर पूरे हॉल पर नजर घुमाकर और कॉन्फिडेंट आवाज में बोले, और जियांग फैमिली खुद हाइचेंग की सबसे बड़ी फैमिलीज में से है। सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास। वांग सर का न्यूफ्यू जियांग फैमिली का इकलौता हेयर है। इतना बड़ा यंग मास्टर क्या किसी 40 युआन की डिश के लिए कंपनी डिनर में लड़ाई करेगा, या सिर्फ 50 लाख बोनस के लिए कंपनी से भिड़ जाएगा? ये तो गांव से आया हुआ एक गरीब लड़का है, कोई रिच यंग मास्टर नहीं। ये सब लोग जरूर इसके हायर किए हुए एक्टर्स हैं। साइनिंग सेरेमोनी का फायदा उठाकर बड़े लोगों से कनेक्शन बनाना चाहता है। जल्दी इन्हें बाहर निकालो वरना कॉन्ट्रैक्ट डिले हो जाएगा। बाय जिवेई की बातें सुनने में काफी लॉजिकल लग रही थीं। हॉल में मौजूद कई लोग फिर से कंफ्यूज होने लगे। कुछ लोगों ने सिर हिलाकर उनकी बातों का सपोर्ट भी किया। अब कई नजरों में फिर से मेरे लिए तिरस्कार लौट आया था। सही तो कह रहे हैं। किसी ने धीरे से कहा, अगर ये सच में रिच फैमिली का यंग मास्टर होता तो क्या एक डिश और बोनस के लिए इतना ड्रामा
ड्रामा करता, कई लोग फिर से बाइजिवे की बातों पर यकीन करने लगे। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी की आवाज आई। जरूरी नहीं, सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। वो हाइचेंग की दूसरी बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। उसका जैंग फैमिली के साथ पहले बिजनेस रिलेशन रह चुका था। वो मुझे पहले भी कुछ बार देख चुका था, लेकिन तब मैं हमेशा जियांग चेन नाम इस्तेमाल करता था, इसलिए वो तुरंत पहचान नहीं पाया था। उसने शांत आवाज में कहा, आजकल बहुत से रिच सेकंड जनरेशन वाले बच्चे जानबूझकर ऑर्डिनरी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं ताकि खुद को प्रूव कर सकें। हर कोई फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता। हो सकता है जैंग यंग मास्टर भी वही कर रहा हो। उसकी बात सुनते ही हॉल में मौजूद लोग फिर से दुविधा में पड़ गए, क्योंकि ये बात भी गलत नहीं थी। आजकल कई रिच हेयर्स अपनी पहचान छुपाकर ऑर्डिनरी जॉब्स करते थे। अगर मैं सच में ऐसा ही कर रहा था तो आज सब लोग मुझे गलत समझ चुके थे। उधर वांग लिन तुरंत उछल पड़ा। वो जल्दी से बोला, मैं भी तो एक्सपीरियंस लेने के लिए हुइक्सियांग कंपनी में इंटर्नशिप करने गया था। मेरी माँ खुद मुझे वहाँ छोड़ने आई थी। उन्हें डर था कि कोई मुझे परेशान ना करे। अगर ये सच में मेरा कजन होता तो मेरी माँ इसे अकेले कंपनी में सफर करने क्यों देती, इसे इतनी इंसल्ट झेलने क्यों देती। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगा। वांग लिन ने तुरंत अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया खोलकर सबको एक फोटो दिखाने लगा। फोटो में वांग नान सफेद रंग की बेहद एलिगेंट ड्रेस पहने एक लग्जरी मेबाच के पास खड़ी थी। उनके बगल में वांग लिन खड़ा था, चेहरे पर सीधी सादी मुस्कान लिए। फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, थैंक्स मॉम, इतनी बिजी होने के बाद भी मुझे इंटर्नशिप के लिए छोड़ने आई। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मेरी बुआ वांग नान हाइचेंग की बहुत बड़ी पब्लिक फिगर थी। तियान्युए ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो अपनी खूबसूरती और पर्सनैलिटी के लिए भी पूरे शहर में फेमस थी। इसलिए वहाँ मौजूद हर इंसान ने एक नजर में उन्हें पहचान लिया। फोटो देखते ही जो लोग अभी तक कंफ्यूज थे वो फिर से वांग लिन की बातों पर भरोसा करने लगे। मैंने कहा था ना, अगर कजन होते तो एक दूसरे को कैसे नहीं पहचानते। जियांग चेन जरूर फेक है, फोटो सामने है। वांग लिन ही असली बेटा होगा। आजकल कुछ लोग पावर और मनी के लिए कुछ भी कर लेते हैं। फेक नेफ्यू बनकर आया है, ऊपर से सील भी कॉपी कर ली। हॉल में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर शब्द ताने की तरह मेरे कानों में चुभ रहा था। उधर वांग लिन मुझे देखकर घमंडी मुस्कान के साथ बोला, सुना सबने, अब सबको पता चल गया कि तुम फ्रॉड हो। जल्दी यहाँ से निकलो। तियान्युए की फ्लोर भी तुम्हारे जैसे इंसान के लायक नहीं है। मेरी माँ के जूते उठाने की भी औकात नहीं तुम्हारी। और चले आए मेरे कजन बनने। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। उसकी बात खत्म होते ही कुछ लोग तुरंत बोल पड़े, हाँ पुलिस बुलाओ, ऐसे फ्रॉड लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जेल की हवा खानी चाहिए इसे। मैं सामने खड़े उन लोगों को देखता रहा और अंदर से हंसी आ रही थी। उन्होंने मेरे बारे में झूठ फैलाया, मेरा सेल्स टाइटल छीना, बोनस लूटा, जॉब से निकाला, और अब जब मैं सच लेकर उनके सामने खड़ा था तो उल्टा मुझे ही फ्रॉड कह रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी भी दे रहे थे। इतना बेहुदा तमाशा शायद ही मैंने कभी देखा हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वांग लिन में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। इतने बड़े बिजनेस सर्कल के सामने किसी और का बेटा बनकर घूम रहा था। क्या उसे बिल्कुल डर नहीं था कि सच सामने आने पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज ठंडी थी। वांग लिन, तुम सच में पुलिस बुलाना चाहते हो? वो ठहाका मारकर हंसा। उसने थोड़ी ऊपर उठाई मानो जीत उसी की हो। क्यों, अब डर लग रहा है? फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, पुलिस नहीं बुलानी तो अभी सबके सामने घुटनों पर बैठो और मुझे 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। फिर मान लो कि तुम फेक कजन हो और सील भी नकली है। अगर मूड अच्छा हुआ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो थोड़ा रुका, फिर लालच भरी नजरों से बोला, लेकिन तुमने मेरी माँ और तियान्युए ग्रुप की रेप्यूटेशन खराब की है, इसलिए तुम्हें मुझे 1 मिलियन युएन कॉम्पेंसेशन देना होगा। एक पैसा कम नहीं। उसकी बात सुनकर मैं सच में हंस पड़ा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। वांग लिन, तुम्हारी डिमांड तो डकैती से भी आगे निकल गई। 100 बार सिर झुकाऊं, ऊपर से 1 मिलियन कॉम्पेंसेशन, सीधे बैंक ही लूट लो। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और एक बात, तुम बार बार खुद को मेरी बुआ का बेटा बता रहे हो, लेकिन यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है कि वांग नान 40 साल से सिंगल हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। हाइचेंग के पापराजी तो हर दिन उनके पीछे घूमते रहते हैं। अगर सच में उनका तुम्हारे जितना बड़ा बेटा होता तो क्या इतने साल किसी को पता नहीं चलता? मेरी बात बिजली की तरह पूरे हॉल में गिरी, जैसे किसी ने अचानक सबकी आंखें खोल दी हों। कुछ सेकंड बाद पूरा हॉल शोर से भर गया। अरे हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया। वांग सर तो हमेशा सिंगल रही हैं, कभी बॉयफ्रेंड तक की खबर नहीं आई। बेटा कहाँ से आ गया? कुछ लोग बोले शायद सीक्रेटली शादी की हो, लेकिन तुरंत दूसरे लोग विरोध करने लगे। इम्पॉसिबल। हाइचेंग के पप्पाराजी इतने तेज हैं कि अगर वो किसी आदमी के साथ डिनर भी करें तो अगले दिन न्यूज बन जाती है। इतना बड़ा बेटा छुपाना नामुमकिन है। फिर किसी ने धीरे से कहा, कहीं इलेजिटिमेट चाइल्ड तो नहीं? शायद फादर कोई ऐसा आदमी था जिसे वो पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब हॉल में तरह तरह की बातें होने लगी। उधर वांग लिन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर ठंडा पसीना साफ चमक रहा था। उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटता साफ दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां टेबल के किनारे में इतनी जोर से ढंसी हुई थीं कि सफेद पड़ गई थीं। फिर वो घबराई आवाज में सफाई देने लगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई इलिजिमेट चाइल्ड नहीं हूँ। मैं सच में
में मेरी माँ का बेटा हूँ, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, ये सब झूठ बोल रहा है। ये जानबूझकर अफवाह फैलाकर मुझे और मेरी माँ को बदनाम करना चाहता है। लेकिन उसकी सफाई इतनी कमजोर थी कि सुनते ही लोगों को और ज्यादा शक होने लगा। उसकी कांपती आवाज साफ बता रही थी कि अंदर से वो बुरी तरह डर चुका है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधे उसके दिल पर वार कर रहा था। अच्छा, तो साबित करो कि तुम सच में मेरी बुआ के बेटे हो, सिर्फ एक केयरफुली पोज की हुई फोटो से, या फिर इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरी बुआ आज अफ्रीका जाने वाली हैं और साइनिंग सेरेमनी में नहीं पहुंच पाएंगी, इसीलिए मौका देखकर तुमने खुद को उनका बेटा बताना शुरू कर दिया ताकि खुद का और हुइशियांग जैसी गंदी कंपनी का फायदा कर सको। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब उसकी आंखों का डर और घबराहट कोई भी साफ देख सकता था। हॉल में मौजूद लोगों की नजरें भी बदल चुकी थीं। अब हर कोई शक भरी नजरों से उसे देख रहा था। धीरे धीरे सबकी नजरें बाएं जिवे की तरफ घूम गईं। उन्हें भी अब मामला गलत लगने लगा था। उन्होंने तुरंत वांग लिन को एक तरफ खींचा और दबे स्वर में पूछा, वांग लिन, सच सच बताओ, क्या तुम सच में वांग सर के बेटे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपनी माँ को कंपनी बुलाओ ताकि पार्टनरशिप की बात हो सके, लेकिन तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते थे। कभी कहता था वो बिजी हैं, कभी बोलता था बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। अब जियांग चेन इतनी बातें कह रहा है तो तुम साफ साफ एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? क्या तुम सच में वांग सर के बेटे नहीं हो? बाई जीवे की आवाज में अब गुस्से के साथ डर भी साफ था। उनका आधा कॉन्फिडेंस पहले ही टूट चुका था। अब वो जितना सोच रहे थे उतना ही उन्हें सब कुछ सस्पिशियस लगने लगा। वांग लिन ने कभी उन्हें वांग नान से सीधे नहीं मिलवाया था। हर बार सिर्फ फोटोज दिखाकर बात खत्म कर देता था। यहाँ तक कि उसने कभी वांग नान का पर्सनल नंबर तक नहीं दिया। अब जियांग चेन की बातें सुनकर उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद शुरुआत से ही उनके साथ खेल खेला गया था। वांग लिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसका शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन फिर भी वो जल्दी से सफाई देने लगा। मैं सच में वांग सर का बेटा हूँ। मेरी माँ बहुत बिजी रहती हैं। हाल ही में वो अफ्रीका में ओवरसीज बिजनेस संभाल रही हैं, इसलिए आपके पास आने का टाइम नहीं मिला। बाई सर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं बचपन की फोटोज दिखाता हूँ। वो घबराहट में फोन चलाने लगा और जल्दी जल्दी कुछ पुरानी फोटोज सबको दिखाने लगा। लेकिन उन फोटोज में कहीं भी वो और वांग नान अकेले नहीं थे। कहीं ग्रुप फोटो थी तो कहीं ऑर्फनेज के बच्चों के साथ कलेक्टिव पिक्चर। हर फोटो में वांग नान बच्चों के बीच खड़ी थी और वांग लिन भी उन्हीं बच्चों में से एक था। कोई खास रिश्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने फोटोज दिखाते हुए कहा, देखा, मैं बचपन से मेरी माँ के साथ था। हॉल में कुछ लोग फिर से कंफ्यूज्ड हो गए। किसी ने धीरे से कहा, शायद वांग लिन सच बोल रहा हो सकता है वांग सर लो प्रोफाइल रहना चाहती हो, इसलिए बेटे के साथ सोलो फोटोज ना रखती हो। इन बातों ने वांग लिन का कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस ला दिया। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और मुझे देखकर घमंडी मुस्कान के साथ बोला, देख लिया जियांग चेन, सब लोग मानते हैं कि मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। तुम चाहे जितना झूठ बोल लो, मुझसे नहीं जीत सकते। आज ये कॉन्ट्रैक्ट होकर रहेगा। फिर उसने जल्दी से बाई जिवेई का हाथ पकड़ा और साइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता था कि वांग नान के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, लेकिन तभी मैंने ठंडी आवाज में कहा, रुको। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। मेरी आंखें सीधी उसकी आंखों पर टिकी थीं। मैं हल्का सा हंसा। कुछ ऑर्फनेज ग्रुप फोटोज दिखाकर तुम साबित कर दोगे कि तुम मेरी बुआ के बेटे हो? वांग लिन, क्या तुम्हें लगता है यहाँ मौजूद सब लोग बेवकूफ हैं? मैंने फोन निकाला और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम सच में वांग सर के बेटे हो तो पुलिस बुलाने से डर कैसा? चलो आज सब साफ हो जाएगा। पुलिस जांच करेगी कि असली हेयर कौन है और फेक कौन। ये भी पता चल जाएगा कि ये सील असली है या नकली। कम से कम टियनयुए ग्रुप का नाम तो साफ हो जाएगा। इतना कहकर मैंने सच में 110 डायल करना शुरू कर दिया। वांग लिन का चेहरा उसी पल डर से बिगड़ गया। वो घबराकर चिल्लाया, नहीं, पुलिस मत बुलाओ। वो झपटकर मेरा फोन छीनने आया, लेकिन मैं साइड हट गया। मैंने उसकी तरफ देखकर ताना मारा, क्यों? अभी तो तुम खुद को असली बता रहे थे। अभी तो मैं फ्रॉड था। तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों रहे हो? अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो पुलिस खुद तुम्हें क्लीन प्रूव कर देगी और मुझे सजा मिल जाएगी। फिर प्रॉब्लम क्या है? वांग लिन की आंखें इधर उधर भागने लगी। वो हकलाते हुए बोला, मैं नहीं डर रहा, लेकिन ये तियान्यू ग्रुप और हुइशियांग कंपनी की साइनिंग सेरेमनी है। इतने बड़े इवेंट में अगर पुलिस आ गई तो मीडिया भी पहुंच जाएगी, फिर न्यूज वायरल होगी, कंपनी स्टॉक्स पर असर पड़ेगा। तियान्युए के इंटरेस्ट के लिए पुलिस नहीं बुलानी चाहिए। लेकिन उसकी बातों में इतने लूप होल्स थे कि वहाँ मौजूद बिजनेस सर्कल के लोग भी समझ गए कि वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर वहाँ खड़े लोग कोई आम इंसान नहीं थे। सब सालों से बिजनेस वर्ल्ड में खेल रहे थे। किसी के चेहरे का डर और झूठ पहचानना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वांग लिन जितना एक्सप्लेन कर रहा था उतना ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। उसकी कांपती आवाज, घबराई आंखें और पुलिस का नाम सुनते ही पैनिक होना सब कुछ साफ बता रहा था कि उसके अंदर बहुत बड़ा डर छुपा है। वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए तियान्युए ग्रुप का नाम बार बार ले रहा था, लेकिन उसकी बातों में इतने छेद थे कि वहाँ मौजूद हर बिजनेसमैन समझ गया कि मामला गड़बड़ है। सब जानते थे कि अगर सच में जियांग चेन फेक निकलता और सील नकली साबित होती तो तियान्युए ग्रुप को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता। कंपनी ओपनली अपनी अथॉरिटी दिखा सकती थी और पब्लिक इमेज
भी मजबूत होती। ऐसे में स्टॉक्स गिरने वाली बात पूरी तरह बकवास लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर ताना मारा। जब मुझे पकड़वाने की बात थी तब तो तुम बार बार पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे। अब जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेक करने की बारी आई तो अचानक तियान्युए के स्टॉक्स याद आने लगे। वांग लिन, क्या तुम्हें लगता है कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बना है? मतलब तुम जो चाहो वो करो और बाकी लोग चुप रहे? मैंने फिर से फोन उठाया और सच में नंबर डायल करने लगा। इस बार वांग लिन पूरी तरह पैनिक हो गया। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। वो गुस्से में पागल होकर मेरी तरफ झपटा और चिल्लाया, जियांग चेन, तू हरामी कुत्ता, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे सबक सिखाता हूँ। उसका हाथ तेजी से मेरे चेहरे की तरफ आया, लेकिन वो हमेशा आराम की जिंदगी जीने वाला आदमी था। उसमें असली ताकत नहीं थी। मैं पहले से रेडी था। मैंने साइड हटकर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से रिस्ट मोड़ दी। कड़क, हड्डी टूटने जैसी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। वांग लिन दर्द से चीख पड़ा। उसकी कलाई अजीब एंगल पर मुड़ चुकी थी, लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने सीधे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। धाड़! इतनी तेज आवाज हुई कि पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। वांग लिन घूमते हुए जमीन पर जा गिरा। वो अपना चेहरा पकड़कर वहीं स्टंट बैठा रह गया। उसके गाल पर साफ 5 उंगलियों का निशान उभर आया था और चेहरा सूजने लगा था। कुछ सेकंड बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में नफरत और डर दोनों थे। वो चीखते हुए बोला, जियांग चेन, तू कमीना, मैं वांग नान का बेटा हूँ। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेरी माँ तुझे नहीं छोड़ेगी। तियान्युए ग्रुप तुझे खत्म कर देगा। तभी हॉल के एंट्रेंस से एक ठंडी और बेहद दबाव भरी महिला आवाज गूंजी, तुमने अभी खुद को किसका बेटा कहा? उस आवाज ने पूरे हॉल को जमा दिया। हर इंसान इंस्टिंक्टिवली दरवाजे की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे मेन डोर खुला। काले सूट पहने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स के बीच एक बेहद खूबसूरत और रॉयल ऑरा वाली महिला अंदर आई। उन्होंने परफेक्टली फिटेड ब्लैक सूट स्कर्ट पहन रखी थी। उनके लंबे बाल पीछे बंधे थे, जिससे उनकी शार्प जॉ लाइन और ग्रेसफुल नेक साफ दिख रही थी। हल्का मेकअप, बेहद खूबसूरत चेहरा और आंखों में बर्फ जैसी ठंडी अथॉरिटी। वो थी मेरी बुआ वांग नान। वही वांग नान जो सपोजिटली अफ्रीका में बिजनेस ट्रिप पर थी और साइनिंग सेरेमोनी में आने वाली नहीं थी। उनके पीछे तियान्युए ग्रुप के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी थे। सबके चेहरे सख्त थे और उनकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि हॉल में खड़े लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। पूरा माहौल अचानक दबाव से भर गया। बाई जीवेई ने जैसे ही वांग नान को देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पैर तक कांपने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो अचानक यहाँ कैसे पहुँच गईं। उधर वांग लिन तो मानो भूत देख चुका था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो डर से हकलाया, माँ, आप वापस कैसे आ गईं? आप तो अफ्रीका में थीं। लेकिन वांग नान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा भीड़ के बीच से गुजरती हुई मेरे सामने आकर रुक गईं। उन्होंने ध्यान से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों की ठंडी सख्ती पल भर में चिंता और प्यार में बदल गई। उन्होंने धीरे से मेरा चेहरा छुआ और बेहद नरम आवाज में पूछा, मेरे छोटे प्रिंस, कहीं चोट तो नहीं लगी? जरा मुझे देखने दो। उनकी आवाज में इतनी चिंता थी कि मैं अंदर से टूट गया। अभी तक मैं खुद को संभाले हुए था। गुस्सा, बेइज्जती और फ्रस्ट्रेशन सब दबाकर खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने बुआ को देखा, मेरे अंदर जमा सारी फीलिंग्स बाहर आने लगी। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं, नाक भारी होने लगी, आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैंने खुद को रोने नहीं दिया। मैंने बस सिर हिलाया। बुआ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ इतने शब्द थे, लेकिन उनमें मेरी सारी तकलीफ छुपी हुई थी। मेरी आंखें देखकर वांग नान का चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। उन्होंने धीरे धीरे हॉल में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब साफ गुस्सा था। पूरे माहौल का टेम्परेचर जैसे अचानक गिर गया। फिर उनकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, मेरे भतीजे को किसने परेशान किया? उनकी आवाज में इतना गुस्सा था कि स्पीकर से निकलते ही सीधा हर इंसान के दिल तक जा रहा था। जो लोग कुछ देर पहले मुझ पर हंस रहे थे, मुझे फेक कह रहे थे, यहाँ तक कि मेरी बेइज्जती कर रहे थे, अब सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। कई लोग कांपते हुए सिर झुकाकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बुआ की आंखों में आंख डालकर देख सके। जो लोग अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब मन ही मन सोच रहे थे कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें छिप जाए। उन्हें अब समझ आया था कि जिस इंसान को वो बेइज्जत कर रहे थे, वो सिर्फ वांग नान का भतीजा ही नहीं, बल्कि जियांग फैमिली का इकलौता वारिस भी है। उन्होंने सीधे हाइचेंग के सबसे खतरनाक 2 परिवारों को नाराज कर दिया था। बुआ ने ठंडी आवाज में पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। जिसने भी मेरे भतीजे को हर्ट किया है, चाहे हाथ से या जुबान से, एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। जिसने गंदी नजर से देखा हो या एक गलत शब्द भी कहा हो, सबका हिसाब चाहिए। मैं हर इंसल्ट का 100 गुना जवाब दूंगी। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी जज ने मौत की सजा सुना दी हो। बस फिर क्या था, जो लोग कुछ देर पहले मुझे इंसल्ट कर रहे थे, वो घबराकर तुरंत आगे आने लगे। सब झुक झुककर माफी मांगने लगे। वांग सर, हमें नहीं पता था कि जैंग यंग मास्टर आपके असली भतीजे हैं। हम तो वांग लिन की बातों में आ गए थे। जियांग शाओए, हमसे गलती हो गई। हमने वांग लिन की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं कॉम्पेंसेशन देने को तैयार हूँ, 1 मिलियन तक दूंगा। बस हमें माफ कर दीजिए। हमने सिर्फ वांग लिन की इज्जत बचाने के लिए उसका साथ दिया था, जानबूझकर कुछ नहीं किया। धीरे धीरे पूरा हॉल माफी मांगने वालों से भर गया। कोई झुक रहा था, कोई कॉम्पेंसेशन ऑफर कर रहा था, तो कोई ऑलमोस्ट रोने की हालत में था। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि उन्हें अपनी गलती पर शर्म नहीं है। उन्हें सिर्फ वांग फैमिली और जैंग फैमिली की ताकत से डर लग रहा था। हेचेंग
गैंग में इन दोनों फैमिलीज का नाम ही काफी था। अगर दोनों फैमिलीज किसी पर हाथ रख दें तो बड़े बड़े रिच फैमिलीज भी सड़क पर आ सकते थे। इसीलिए वहाँ मौजूद कोई भी इंसान बुआ को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बुआ ने उन सबको ठंडी नजर से देखा। उनके चेहरे पर जरा भी सॉफ्टनेस नहीं थी। वो धीरे से बोली, अब माफी मांग रहे हो? जब मेरे भतीजे को सॉफ्ट राइस ईटर, फेक यंग मास्टर और गांव का कुत्ता कह रहे थे, तब नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। उनकी बात सुनते ही सबने और नीचे सिर झुका लिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। फिर बुआ की नजर धीरे धीरे जमीन पर बैठे वांग लिन पर जाकर रुकी। उनकी आंखों की ठंडक देखकर वांग लिन का पूरा शरीर कांपने लगा।